नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं आधुनिक काल को। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। उसी से आज हम लोग देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज देख रहे हैं आधुनिक काल को हम लोग देख रहे हैं। इसमें समय बताया जा रहा है 18 से 50 से अद्यतन तक बताया जा रहा है। चलते हैं देखते हैं आधुनिक काल पूर्वाभास को देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पूर्वाभास। पूर्वाभास में क्या लिख रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी बता रहे हैं आधुनिक काल के बारे में। इसमें कह रहे हैं कि आधुनिक युग, कहते हैं कि आधुनिक युग के पूर्व गद्य का उल्लेख और महत्व नगण्य है। कह रहे हैं कि आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया। गद्य का संबंध वैचारिकता से है। इसमें बता रहे हैं गद्य का जो संबंध है वो वैचारिकता से है और गद्य का संबंध जो है वो आधुनिक काल में बढ़ा है, ना कि इसके पहले बढ़ा था। आगे देखिए क्या कहते हैं। आधुनिकता इस काल में गद्य में ही नहीं पद्य में भी व्यक्त हुई है। भारतीय युग के बाद, कहते हैं भारतीय युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है। आज की कविता, कहते हैं कि आज की कविता, कहते हैं कि आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। इसमें आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहा जा रहा है गद्यात्मकता का दबाव भारतीय युग से प्रारंभ हो गया था। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, चित्र, कहते हैं चित्र, रेखा चित्र और आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं। इसमें बता रहे हैं कि आधुनिक युग में जो है निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, रेखा चित्र हो गया, आलोचना हो गई, ये आदि गद्य की विधाएं हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। रीतकालीन कविता में रीत, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान है। अब आगे आते हैं हम। कहते हैं खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य के विकास में क्या कहा जा रहा है कि मुगल शासनकाल में अंतिम, कहते हैं मुगल शासनकाल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में कहते हैं ढालने का प्रयास हुआ है। अब देखिए मुगल शासनकाल के दौरान जब हुआ था तो खड़ी बोली को फारसी रंग में, मतलब फारसी भाषा में ढालने का प्रयास किया गया था। यह स्वाभाविक है। सामान्य से ऊपर उठा, कहते हैं सामान्य से ऊपर उठा हुआ और उठने का आकांक्षी व्यक्ति या समुदाय जीवन के अनेक क्षेत्रों में उच्च वर्ग का अनुकरण करता है। भाषा, कहते हैं भाषा से सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम, कहते हैं भाषा से सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम लिया जाता है। आगे कह रहे हैं कि जैसा आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों का व्यवहार करते हैं, वैसे ही उस काल में मुगल कालों में लोग फारसी का, कहते फारसी का करते होंगे। इसमें बता रहे हैं जब खड़ी बोली को फारसी में ढालने का प्रयास किया जा रहा था तो उन लोग बीच बीच में बोलते समय, खड़ी बोली बोलते समय बीच बीच में फारसी बोलते रहे होंगे। जैसे आजकल लोग इंग्लिश बोल देते हैं, बीच बीच में कुछ बोलते हैं तो उसमें बीच में दो चार इंग्लिश ठोक ही देते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इससे खड़ी बोली की देसी शैली में समांतर फारसी शब्दावली वाले उर्दू शैली का जन्म हुआ। अब इसमें देखिए उर्दू शैली का जन्म हुआ। उर्दू शैली के विकास का कारण धार्मिक नहीं सांस्कृतिक और प्रशासनिक था। इसमें कह रहे हैं कि उर्दू जो है वो धार्मिक कारण से नहीं उत्पन्न हुआ, सांस्कृतिक और प्रशासनिक, कहते हैं प्रशासनिक था। आगे देखिए क्या कहते हैं। 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना पूछा जाता है तो 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार करवाई। कहते हैं जो कि कलकत्ता में 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में हिंदी उर्दू के जो अध्यापक जॉन्स गिलक्राइस्ट थे, वो हिंदी और उर्दू में दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार करवाई थी। दोनों भाषा में वो गद्य पुस्तकें लिखवाई थी। आगे देखिए इसी कॉलेज, कहते हैं कि इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने कहते हैं कि नचिकेतोपाख्यान लिखा। देखिए अब जो खड़ी बोली में किसने लिखा था तो लल्लू लाल ने, और उर्दू और फारसी, कहते हैं कि हिंदी और उर्दू में किसने गद्य पुस्तकें लिखवाई थी तो जॉन क्राइस्ट ने। कब 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से। आगे देखिए क्या कहते हैं खड़ी बोली में
प्रेम सागर आया था, लल्लू लाल की है। सदल मिश्र की क्या थी, नचिकेतो उपाख्यान लिखा गया था। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कहा जा रहा है, इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञान, कहते हैं कि ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। अब देखिए रानी केतकी की कहानी किसकी है, तो इंसा अल्लाह खां जी की रानी केतकी की कहानी है। और कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। यह काम 1803 के आसपास हुआ। आगे कहते हैं कि ये काम जो हुआ 1803 के आसपास हुआ। ये तीनों आधुनिक, कहते हैं कि ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक, कहते हैं कि लेखक माने जाते हैं। अब देखिए कौन कौन हो गए इसमें, लल्लू लाल हो गए, सदल मिश्र जी हो गए, और उसके बाद इसमें हो गए इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल। आगे देखिए क्या होता है, इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है। आगे देखिए इनका संक्षिप्त परिचय जो आगे दिया जा रहा है, संक्षिप्त परिचय का अगर हम बात कर लेते हैं, देखते हैं तो कहा जा रहा है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज 1746 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1824 में इनका निधन हुआ। कह रहे हैं कि ये दिल्ली के रहने वाले थे। ये उर्दू फारसी के भी लेखक थे। कौन, मुंशी सदा सुखलाल उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इन्होंने सुख सागर लिखा, एक ज्ञानोपदेश वाली, कहते ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी जिसकी भाषा सहज एवं प्रभावमयी है। आगे क्या कहते हैं, इनकी खड़ी बोली के गद्य पर कथा विचारकों तथा पंडितों की शैली का प्रभाव है, किंतु किंतु इससे उनकी भाषा की सहजता नष्ट नहीं हुई है। अब बता रहे हैं कि जो मुंशी सदा सुखलाल नियाज जी हैं, इनका जन्म 1746 ईस्वी में और 1824 में इनका निधन हुआ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो भी क्या कहते हैं, सुख सागर, और एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी। भाषा इनकी जो है, इनकी भाषा जो सहज है एवं प्रभावमयी है। आगे देखते हैं, इनकी खड़ी बोली में गद्य पर कथा विचारकों और पंडितों की शैली का प्रभाव है। ठीक, किंतु इनकी, कहते हैं किंतु उनकी भाषा की सहजता नष्ट नहीं हुई है। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे आते हैं इंसा अल्लाह खां जी। तो इंसा अल्लाह खां की क्या है कहानी है, रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां है, 1756 में इनका जन्म हुआ, 1817 में इनका निधन हुआ। इंसा अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदय भान चरित्र या रानी केतकी की कहानी लिखी। अब देखिए इनका जो है 2 रचनाएं मिल रही हैं, उदय भान चरित्र मिल रहा है एक, और एक रानी केतकी की कहानी मिल रही है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। अब देखिए यहाँ पे भाषा की जब बात की जाती है, तो इंशाअल्लाह खां जी की भाषा की अगर बात कर ली जाए, तो इनकी भाषा जो है चटकीली और मुहावरेदार है। उन दिनों किस कहते हैं कि उन दिनों किस्सा गोई की कला काफ़ी प्रचलित थी। इंसा अल्लाह खां ने गद्य पर इस शैली का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, किस्सा गोई का प्रभाव है। भाषा, कहते हैं कि भाषा तो इनकी नगरों की है, किंतु शैली अलंकृत और चुलबुली है। अब अगर इनकी शैली की बात कर ली जाए, तो इनकी शैली जो है अलंकृत है और चुलबुली है। ठीक, बीच बीच पद जैसे, कहते हैं कि बीच बीच में पद जैसे तुकबंदी उन दिनों के कहते हैं उर्दू गद्य लेखन में मिलती है। वह लल्लू लाल के यहाँ भी, और कहते हैं कि इंसा अल्लाह खां के यहाँ भी। उदाहरण के लिए यह पंक्ति देखिए, कहते हैं कि यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा, और अच्छी, कहते हैं कि और अच्छी बातों की जो तरसने लगा। कहते हैं कि ये कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। लल्लू लाल जी को देखते हैं। लल्लू लाल जी हैं, इनका जन्म 1763 ईस्वी में हुआ था, और निधन इनका देख लेते हैं तो 1825 में हुआ था। लल्लू लाल जी, कहते हैं कि लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। देखिए जो मुंशी सदा सुखलाल जी नियाज थे, उन्होंने सुख सागर और एक ज्ञानोपदेश नामक की पुस्तक लिखी थी। भाषा उनकी सहज और प्रभावमयी थी। इंसा अल्लाह खां की हम लोग बात किए तो 1756 में इनका जन्म, 1817 में इनका निधन हुआ था। ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। भाषा इनकी चटकीली और मुहावरेदार थी। उदय भान चरित्र और रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखी।
शैली की अगर इनकी बात कर लें तो अलंकृत और चुलबुली इनकी शैली थी। एक पंक्ति इन्होंने दी है, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा, अच्छी बातों को जी तरसने लगा। लल्लू लाल जी की बात हम करते हैं तो इन्होंने प्रेम सागर लिखा है। बात करते हैं अरबी फारसी के शब्दों का इन्होंने अपने गद्य से बहिष्कार किया है। कौन? लल्लू लाल जी। भाषा की सजावट कहते भाषा की सजावट प्रेम सागर में पूरी है। विराम कहते कि विरामों पर तुकों के अतिरिक्त वर्णों कहते विरामों पर तुकों के अतिरिक्त वर्णों में वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र यत्र है, यत्र तत्र है, मुहावरे का प्रयोग कम है। इनके में मुहावरे का प्रयोग कम है, किसके में? लल्लू लाल में। अब देखते हैं हम सदल मिश्र को। सदल मिश्र की बात करते हैं। सदल मिश्र का जो है समय 19वीं सदी का आरंभ बताया जा रहा है। इन्होंने लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली में गद्य पुस्तकें तैयार की थी। पुस्तक का नाम नचिकेतो कहते हैं, नचिकेतो उपाख्यान है। इनकी भाषा में पूर्वीपन है। अब देखिए इनकी भाषा में जो है पूर्वीपन है। ये आरा बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहारों उपयोगी है। आगे कहते हैं खड़ी बोली गद्य में इन चारों आरंभिक लेखकों ने मुंशी सदा सुखलाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारों उपयोगी है। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग विशिष्ट की ही परंपरा में उनका गद्य है। अब भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है पूछा जाएगा तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। चलते हैं आगे देखते हैं तो आगे क्या कहा जा रहा है उसको देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि गद्य का विकास करने में ईसाई मशीनरियों शिक्षा प्रसार के लिए लिखी गई पुस्तकें ब्रह्म समाज आर्य समाज वैचारिकता को प्रकट करने और आगे बढ़ाने वाले पत्र पत्रिकाओं का हाथ है। कहते हैं कि इस युग में गद्य आवश्यकता बन गया। कहते आवश्यकता बन गया। गद्य के इस विकास में छापा खानों में बहुत बड़ी भूमिका है। छापा खानों कहते हैं छापा खानों के बिना इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती थी। पत्र पत्रिकाओं कहते हैं पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आगे देखिए आगे कहते हैं कि अंग्रेजी की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हिंदी उर्दू की भी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने की। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था हुई। 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी इसमें कह रहे हैं स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? आगरा में हुई। 1800 क्या कहते हैं 33 में हुई थी। इसमें कहते हैं कि जिसमें कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित कराई गई। कथासार मार्क्स मैन के प्राचीन इतिहास के अनुवाद था। 1840 में भूगोल सार और 1847 में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह हिंदी गद्य के पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आगे बताया जा रहा है कि ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। इसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचने का उद्यम होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। अब देखिए धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। आगे कहते हैं बंगाल में राजा राम मोहन राय। कहाँ पे? बंगाल में क्या कहते हैं राजा जो थे राम मोहन राय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। 1829 में उन्होंने हिंदी बंगदूत नामक पत्र निकाला। अब देखिए बंगदूत नामक पत्र किसने निकाला था तो राजा राम मोहन राय ने। और 1815 में वेदांत सूत्र हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित किसने करवाया था तो वेदांत सूत्र का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय ने ही करवाया था। आगे कहते हैं इसके 3 वर्ष पहले 1826 में कानपुर में पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदांत मार्तंड कलकत्ता से निकाला। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है पंडित जुगल किशोर जो थे कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का कहते हैं पहला समाचार पत्र जो है उदांत मार्तंड कलकत्ता
से निकाला। अब इसमें पूछा जाता है उदाहरण मार्टन का प्रकाशन कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है, तो कलकत्ता से निकला था। ये कहते हैं कि विचित्र ये विचित्र संयोग था। अब देखिए आगे किसमें कहा जा रहा है, ये विचित्र संयोग था। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं हम यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ये विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी क्षेत्र में नहीं उसके बाहर कलकत्ता से निकले। राजा राम मोहन राय जैसे महान देशभक्त समाज सुधारकों ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। ये कह रहे हैं कि जो राजा राम मोहन राय और महान देशभक्त समाज सुधारक में हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हमें हिंदी कहते हैं कि हमें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के गद्य का ये नमूना देख लेना चाहिए। देखते हैं क्या नमूना है। इसमें कहा जा रहा है कि यह उदांत मार्तंड अब पहल हिंदुस्तानियों के हित जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी और बांग्ला में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वाले को ही होता है। इसमें कह रहे हैं कि उदाहरण जो पत्र ये छपा है पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित जो आज तक किसी ने नहीं चलाया है। जो अंग्रेजी और फारसी बांग्ला में जो समाचार पत्र कागज छपता है उसका सुख जो उनकी जो बोलियां जानते हैं, जो वो जानते हैं, पढ़ने लिखने जानते हैं अंग्रेजी उर्दू फारसी में, उसका सुख उन्हीं को मिलता है। इसमें ये बताया गया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे कहा जा रहा समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त और व्यवहारों उपयोगी होती है, तत्कालिकता की अभिव्यक्ति करती है। उदाहरण मार्टन की भाषा इन गुणों को ग्रहण करने लगती है। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। आगे कहते हैं कि इसकी लिपि देवनागरी थी। अब देखिए सितारे हिंद जो निकाला गया, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार जो निकाला देवनागरी लिपि में थी 1845 ईस्वी में। लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई बनारस से ही 1850 में सुधारक निकाला। अब देखिए लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई बनारस से 1850 में सुधारक निकाला। राजा कहते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। अब देखो पत्रों की बात चल रही है तो पत्र आज क्या कहते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार जो निकाला था 1845 ईस्वी में देवनागरी लिपि में निकाला था। लेकिन उर्दू भाषा कहते हैं कि भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई बनारस से ही निकली 1850 में, तो सुधारक निकाला था। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला। आगे बता रहे हैं कि 1863 में आगरा में लोकमित्र निकला। उसके बाद क्या कहते हैं, 1867 में नवीन चंद ने ज्ञान प्रदायिनी पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। कौन किया था? नवीन चंद ने ज्ञान प्रदायिनी पत्र का प्रकाशन किया। आशय यह है कि हिंदी क्षेत्र में वैचारिक विविधता का रूप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आने लगा। अब देखिए जो हिंदी क्षेत्र का जो वैचारिक विविधता का रूप जो है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आने लगा। इससे हिंदी कहते हैं कि इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी। आगे देखिए क्या कहते हैं, 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश में सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई। इसका कहते हैं इसका प्रभाव यह पड़ा कि शिक्षित होने का अर्थ हो या उर्दांग होना, हिंदी केवल धर्म कथा पुराण आदि को सुनने सुनाने और स्त्रियों के लिए व्रत त्योहार की भाषा बनकर रह गई। आगे कहते हैं उर्दू के समर्थन में गारसादा तासी, अब देखिए गारसादा तासी आते हैं, और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया। गारसादा तासी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया हिंदी के लिए। उन्होंने कहते हिंदी के लिए उद्योग करने में फ्रेडरिक पिंकॉट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में वे उर्दू के हिमायती हो गए। कहते हैं कि इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम के गद्य अनुवाद द्वारा हिंदी का
साधु रूप सामने लाकर उस पक्ष सुदृढ़ किया। आगे कहते हैं पंजाब के पंडित श्रद्धाराम फुलेरी ने 1863 के आसपास पांडित्यपूर्ण एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सहारा दिया। आगे देखिए इसमें कहा जा रहा है, इसके देखते हैं। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसी को देख रहे हैं। उसमें हम लोग देख रहे हैं आधुनिक काल को। इसमें कहा जा रहा है पंडित श्रद्धा राम फुलेरी ने 1863 के आसपास अपने पांडित्यपूर्ण और निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी का बहुत सहारा दिया। इनका भाग्यवती 1867 नामक उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। आगे कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी, बताया जा रहा है 19वीं शताब्दी में थे। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। अब इसमें पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आगे कहा जा रहा है कि वर्षों पूर्व से वे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। अब सत्यार्थ प्रकाश जो पूछा जाता है किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। इनका समय पूछा जाएगा तो 19वीं शताब्दी बताया जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने, तो 1875 ईस्वी में की थी। आगे हम बात करते हैं स्वामी जी गुजराती भाषा थे, कहते हैं स्वामी जी गुजराती भाषी थे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का उपयोग किया था, और उसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत में गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को अपने मत प्रचार का साधन बनाया। खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहे कहते खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहा था। आगे कहते हैं कि यह विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल हिंदी गद्य नहीं पूरे साहित्य पर पड़ा था। इसमें कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतेंदु युग में हुआ। आगे कहते हैं कि भारतेंदु युग साहित्य आता है। भारतेंदु युग साहित्य 1850 से 1900 तक देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है भारतेंदु युग साहित्य में, तो भारतेंदु युग साहित्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है भारतेंदु युग साहित्य में, इसमें कहा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतबद्धता से मुक्त हुआ। वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ, और ऐसा कहते हैं और इसका सामाजिक आधार ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था, इसमें बताया जा रहा है। देख लेते हैं आगे। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि भारत के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी का वर्चस्व हो गया। उन्होंने भारत के उद्यान को नष्ट कर दिया। जमीन को अपने कब्जे में लेकर किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया। माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेशों तक जल्द पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था कायम की। आगे कहते हैं देसी नरेशों से समझौता किया, और कहते हैं कि और उनके शोषण और समर्थन किया। लुटेरी व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को रोका। इसका परिणाम 1857 के सिपाही विद्रोह था। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इसमें किसानों कहते हैं कि इसमें किसानों ने हिस्सा लिया था। गैर सैनिक किसानों ने भी इस लड़ाई के साथ दिया। आगे कहते हैं इसका रूप असांप्रदायिक था। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेज की लुटेरी नीति
लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। बहादुर शाह के नाम से जो इश्तहार विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया था, उन्होंने जमींदारों व व्यापारियों, सरकारी नौकरियों, कारीगरों आदि की स्थिति अलग अलग बयान की गई है। इसमें कहा कहते हैं कि इसमें कहा देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों ने इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों ने नील कपड़ा और जहाज़ों में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार पर इजारा मतलब एकाधिकार कायम किया गया है। केवल कहते हैं कि केवल मामूली चीज़ों का व्यापार यहाँ के लोगों के हाथ में रहने दिया है। कहते हैं लेकिन इसमें भी मुनाफा कायम की बहुत सी तरकीबें निकाल दी गई हैं। चुंगी वगैरह के जरिए व्यापारियों पर वे भारी टैक्स लगाते हैं। भारतीय आगे कहते हैं कि भारतीय और उनके मंडल के लेखकों पर इस स्थितियों का प्रभाव है। वे देश की दशा पर द्रवित होते हैं। आगे कहते हैं कि उनके साहित्य में नई विषय वस्तु जुड़ गई है। यह नई विषय वस्तु देश प्रेम है, जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड उद्घाटन बहुत कुछ है। लेकिन लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु आर्थिक है। वे आर्थिक विषमता का वर्णन चित्रण जिस स्वरूप में जिस स्वर से करते हैं, वह सिपाही विद्रोह के नेता के स्वर से बहुत मिलता जुलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। अब देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का एक कथन है जो है, भारतीय युग का साहित्य व्यापार स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्होंने संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा गया है, उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। कौन कह रहे हैं? रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्होंने गठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा, उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। आगे कहा जा रहा है कि आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे व्यक्ति नहीं संस्था थे। कह रहे हैं कि वे व्यक्ति नहीं संस्था थे, इसीलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि और प्रतीक साहित्यकार बन सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। कहते हैं कि यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल गई थी, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिख रहे हैं, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटियों से निकलकर राजाओं और राइसों के दरबारों में पहुंच गया। ये कौन कहता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया, दूसरी तरफ दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पूर्ववर्ती काव्य संतों की कुटियों से निकालकर राजाओं रईसों के दरबार में पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने उस काव्य को फिर भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और उस दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने ले आकर के खड़ा कर दिया। आगे देखिए रामविलास शर्मा जी फिर क्या कहते हैं। तो रामविलास शर्मा ने भारतीय युग की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि भारतीय युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता था। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता था। यह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का
साहित्य ना होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। इसमें कह रहे हैं भारतेंदु, कहते हैं कि भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत ना थे, वे समाज सुधारकों वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के भी वे समर्थक थे। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के आगे पीछे पूर्व देश के नव जागरण की लहर दौड़ जाती है। इस नव जागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क दोनों का प्रभाव हिंदी क्षेत्र के नव जागरण पर मुख्यतः अंग्रेजों के शोषण, 1857 के सिपाही विद्रोह और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव है। 1857 सिपाही विद्रोह पर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव है। भारतेंदु इस नवजागरण का अग्रदूत, कहते हैं भारतेंदु जो है इस नवजागरण के अग्रदूत थे। इस समान धर्मा इतिहासकारों की रचनाओं से हिंदी साहित्य की आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। इस आधुनिकता कहते हैं कि इस आधुनिकता की प्रधानता 3 लक्षण हैं। आगे देखिए तीनों लक्षण क्या बताए जा रहे हैं। तीनों लक्षण की बात हम करते हैं तो पहला लक्षण है वह यथार्थ बोध पर आधारित है। साहित्य काव्य रूढ़ियों, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर ना चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करने लगा। दूसरा बताया जा रहा है इसमें कि दूसरे में कहा जा रहा है कि यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ यथार्थ की विषमता का बोध होता है। इसलिए इस युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और विषमताओं एवं विरूपताओं का उद्घाटन किया। बताते हैं 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है। विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना से में पीड़ा छटपटाता भी था और छटपटाता भी है, और रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पटाने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा। आगे कहते हैं इसलिए आधुनिक साहित्य रसमग्न करने के स्थान पर आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा। आगे कहते हैं कि साहित्य सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व से युक्त हो गया। रीतवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यह विषमता, कहते हैं कि यह विशेषता थी जिसका प्रवर्तन भारतेंदु ने किया। आगे कहा जा रहा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त होने पर साहित्य की विषय वस्तु विस्तार हुआ। अनेक स्थितियां, दृश्य घटनाएं साहित्य की वस्तु परिधि में आ गई। कहते हैं कि रचनागत नवीनता इसी बात से निहित होती है कि जहां पहले रचना दृष्टि नहीं जाती थी वहां जाने लगी। वस्तु के विस्तार और वस्तुगत वेदना की नवीनता का विधाओं पर असर पड़ता है। आगे कहते हैं कि भारतेंदु युग में अनेक नई विधाओं का भी प्रवर्तन हुआ। इसमें कहते हैं कि इनमें से अधिकांश गद्य विधाएं थी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज विषयों पर विचार का प्रसार हुआ। आगे कहते हैं संपादकीय और निबंध हिंदी साहित्य में नई वस्तु थे। इसमें बताया जा रहे हैं जो संपादकीय थे और निबंध वो नई विषय थे। धन्यवाद। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाकी निबंध हुआ, नाटक, उपन्यास जो है इसको हम लोग कल इसके बारे में देखेंगे, सामान्य जानकारी इसके बारे में देखेंगे, और आलोचना और समीक्षा, कहानी, अन्य प्रकार की रचनाएं, इस सबको हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।